नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिता तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से हूँ। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य हेतु विषय पर बात करेंगे। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। मनुष्य का जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसी तरह जो काव्य रचना है उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। तो प्रश्न उठता है कि वे कौन से कारण हैं जो काव्य रचना को शक्ति प्रदान करते हैं या कवि को काव्य रचना के लिए प्रेरित करते हैं। काव्य रचना करने वाले कवि के मन में कुछ विलक्षण कारण होते हैं। वह जो उसकी विलक्षण प्रतिभा है वही उसे काव्य रचना करने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि हर आदमी कविता क्यों नहीं लिख सकता। तो इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट प्रतिभा होती है। किसी में गायन की प्रतिभा है, किसी में चित्र बनाने की क्षमता है, किसी में नृत्य की है, किसी में संगीत की है। तो जिस व्यक्ति में जो प्रतिभा होती है उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है और वह उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी के अनुसार उसकी क्षमता विकसित होती है। तो इसी तरह काव्य रचना के संदर्भ में भी है कि काव्य रचना करने के लिए भी कवि में क्षमता होती है। उस व्यक्ति में प्रतिभा होती है कि वह काव्य रचना कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर निरंतर विचार विमर्श होता रहा है। संस्कृत आचार्यों ने अपनी दृष्टि से, हिंदी आचार्यों, विचारकों, कवियों ने अपनी दृष्टि से काव्य हेतु पर विचार किया है। आज हम पाश्चात्य विचारकों ने काव्य हेतु के संबंध में क्या कहा है इस पर विचार करेंगे। काव्य हेतु से तात्पर्य वह शक्ति है जिससे कवि सृजन करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य हेतु की परिभाषा देते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो कहा जाए तो काव्य हेतु वे कारण हुए जो कार्य को संपन्न करते हैं। तो काव्य रचना कैसे संपन्न होती है, किन कारणों से होती है, यही काव्य हेतु का विषय है। यही जानना आज का उद्देश्य है कि काव्य के हेतु क्या हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य हेतु माना गया है। सभी विद्वानों ने माना है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, वह ईश्वर प्रदत्त होती है। व्युत्पत्ति छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान है और अभ्यास निरंतर प्रयास करते रहना है। तो जो प्रतिभा है वह काव्य का मुख्य हेतु है, क्योंकि जब तक किसी के अंदर प्रतिभा ही नहीं होगी, जो ईश्वर प्रदत्त है, जन्मजात है, वो उत्पन्न नहीं की जा सकती। यदि हम सोचें कि हम किसी व्यक्ति के मन में प्रतिभा उत्पन्न कर दे कि वह रचना लिखे, वह यह नृत्य करे या वह कोई और गाना गाए, तो हम उसमें ये प्रतिभा नहीं उत्पन्न कर सकते। हाँ, अगर उसके अंदर ये प्रतिभा है तो हम उसे निखार जरूर सकते हैं। तो इसी तरह जो प्रतिभा है वह जन्मजात होती है, काव्य रचना करने की प्रतिभा, और व्युत्पत्ति और अभ्यास से वह निखरती है। तो पाश्चात्य विचारकों में भी अपनी अपनी दृष्टि से इस पर विचार किया गया है और सभी विचारकों ने, आलोचकों ने काव्य हेतु पर विचार किया है। यद्यपि कुछ पाश्चात्य विचारकों ने काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को एक ही माना है,
परंतु काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों में भिन्नता है। हेतु का संबंध कवि के सामर्थ्य से है, जबकि काव्य प्रयोजन का अर्थ कृति से प्राप्त होने वाले लाभ से है। क्योंकि काव्य हेतु तो वो कारण हुए कि रचना कैसे होती है, किस आधार पर की जाती है, कौन कर सकता है, और काव्य प्रयोजन हुआ कि रचना किस उद्देश्य से की गई, उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए की जा रही है, उससे कवि क्या प्राप्त करना चाहता है, तो वह हुआ प्रयोजन। दोनों में अंतर है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों का विवेचन प्लेटो से प्रारंभ होता है, और प्लेटो ने काव्य प्रेरणा के संबंध में भी बहुत कुछ कहा है। प्लेटो कहते हैं कि कवि में दिव्य पागलपन होता है, ईश्वर कवियों की चेतना को वश में किए रहता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना ईश्वर की प्रेरणा के काव्य रचना नहीं कर सकता। अब प्लेटो ने यह जो काव्य हेतु की परिभाषा दी है, उसमें कहीं न कहीं वह प्रतिभा की ही बात है कि दिव्य पागलपन होता है, ईश्वर की चेतना के कारण कवि कविता लिखता है। प्लेटो ने कवि को एक विक्षिप्त प्राणी माना है और काव्य को विक्षिप्त क्षणों की वाणी। वो कहते हैं कि कवि के ये क्षण असामान्य होते हैं और कवि की वाणी उन बातों को भी सोच लेती है जो तर्क से परे होती हैं। जहाँ पर सामान्य व्यक्ति की सोच नहीं जाती, वहाँ तक कवि सोचता है। और कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जो कवि है उसमें कोई न कोई असाधारण क्षमता होती है जो कहीं उसे प्रेरित करती है और जिसके आधार पर वह कविता लिखता है। तो जो प्लेटो जिस असाधारण क्षमता की बात कर रहे हैं, जिस ईश्वरीय शक्ति की बात कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं भारतीय विचारकों की प्रतिभा से ही संबंधित है। क्योंकि जब तक यह दिव्य और अलौकिक शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती, तब तक वह काव्य रचना नहीं कर सकता। इस प्रकार प्लेटो ने जो काव्य हेतु कहा है, वह है प्रतिभा, चिंतन, अभ्यास और शिक्षण को ही उन्होंने काव्य हेतु माना है। तो प्रतिभा जन्मजात होती है, उसका मनुष्य के अंदर होना स्वाभाविक है, वह ईश्वरीय शक्ति है, और शिक्षण और अभ्यास तो उसके माध्यम से उसे निखारा जा सकता है। इन दोनों तत्वों की भी आवश्यकता काव्य रचना के लिए प्लेटो मानते हैं। प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने भी काव्य हेतु पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और अरस्तु ने काव्य को एक कला माना। उन्होंने काव्य को कहा है कि काव्य कला है और कला प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है। तो जो सत्य का अनुकरण है, पर अरस्तु जिस अनुकरण की बात करते हैं वह नकल नहीं है बल्कि पुनर्सृजन है, वह उसमें सृजनात्मकता है। तो अरस्तु के अनुसार कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है, वह उत्पन्न नहीं की जा सकती। वो कहते हैं, वे कवि को ए मैन ऑफ बॉर्न टैलेंट मानते हैं कि वह जन्म से ही अलौकिक होता है, उसमें वह प्रतिभा होती है जो स्वाभाविक है। हम कहते हैं ना कि वह व्यक्ति बहुत अलौकिक है, उसमें जन्मजात ये गुण हैं। तो जो प्रतिभा है वह जन्मजात होती है और बिना प्रतिभा के काव्य रचना नहीं की जा सकती। पर केवल प्रतिभा के आधार पर भी कविता नहीं लिखी जा सकती कि यदि हम सोचें कि हमारे अंदर प्रतिभा है और हम कविता लिख दें तो वह भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उसके लिए भाषा और कल्पना की भी आवश्यकता होती है। किसी के पास प्रतिभा है लिखने की लेकिन साधन नहीं है, उसके पास वह भाषा नहीं है, तो वह कविता नहीं लिख सकता। तो अरस्तु का कहना है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, लेकिन प्रतिभा के साथ ही कविता लिखने के लिए उसमें कल्पना, सजगता और निरंतर अभ्यास भी आवश्यक होता है। क्योंकि प्रतिभा तो है, लेकिन यदि उस प्रतिभा को जागृत नहीं किया गया, उसका प्रयोग नहीं किया गया,
उसे निखारा नहीं गया तो वह विकसित नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर नृत्य कला की प्रतिभा है, लेकिन अगर वह नृत्य ही नहीं करता, उसे आता है लेकिन उसका वो निरंतर अभ्यास करके उसे निखारता ही नहीं, तो वह उस क्षेत्र में प्रवीण नहीं हो सकता। इसी तरह कविता में कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है, और प्रतिभा जन्मजात है, लेकिन उसके साथ ही निरंतर अभ्यास और कल्पना का होना भी आवश्यक है। तो अरस्तू की दृष्टि में कवि की कल्पना, स्वतंत्र चिंतन और प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना गया है, कि ये काव्य हेतु काव्य रचना के कारण हैं। अब अरस्तू के बाद होरस ने काव्य हेतु के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म निरीक्षण और अध्ययन को काव्य हेतु मानकर एक प्रकार से प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान को ही काव्य का हेतु माना है। अरस्तु कहते हैं कि काव्य में सूक्ष्म निरीक्षण और अध्ययन का होना भी आवश्यक है, कि प्रतिभा तो है, वह ज़रूरी है, लेकिन यदि व्यक्ति अध्ययन नहीं करता तो उसे विचार कहाँ से मिलेंगे, उसे दिशा कहाँ से मिलेगी। तो कविता लिखने के लिए जितनी आवश्यकता प्रतिभा की है, उतना ही शास्त्रों के अध्ययन का भी है। कहा जाता है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हमारी चेतना विकसित होगी, हमारे विचार समृद्ध होंगे, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति का विस्तार होगा, और जो मनुष्य की प्रतिभा है तभी वह कुछ सृजन कर पाएगी। क्योंकि साहित्य क्या है, वह समाज के लिए लिखा जाता है, समाज के आधार पर लिखा जाता है, उसका प्रयोजन समाज को दिशा प्रदान करना है। तो जो समाज की विसंगतियां हैं, समाज की समस्याएं हैं, अगर हमने उनका अध्ययन ही नहीं किया तो हम किस आधार पर उस अपनी कविता में उसे चित्रित करेंगे। तो इसलिए प्रतिभा के साथ ही अध्ययन का होना भी काव्य का हेतु माना जाता है, कि रचना लिखने के लिए, रचना करने के लिए प्रतिभा के साथ ही अध्ययन भी आवश्यक है। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश और बाह्य व्यंजना को महत्व देते हुए प्रतिभा और अभ्यास को ही काव्य के हेतु के रूप में महत्व दिया है। उनका कहना है कि यह जो आत्माभिव्यक्ति है वह काव्य हेतु का कारण है, कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार बाह्य दृष्टि का अवलोकन करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, और उसके लिए उसे अभ्यास की भी आवश्यकता होती है और अध्ययन की भी। काव्य हेतु के संबंध में लॉन्जाइन्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। लॉन्जाइन्स का कहना था कि काव्य की रचना के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है, पर प्रतिभा के साथ ही परिश्रम भी आवश्यक है, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो जैसे अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसी तरह काव्य के क्षेत्र में भी, काव्य रचना में भी हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो बिना परिश्रम के प्रतिभा को नहीं निखारा जा सकता। लॉन्जाइन्स कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के पास उदात्त भाव है, पर उसके पास उदात्त भाषा नहीं है, तो बिना भाषा के भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, कविता नहीं लिखी जा सकती। तो इसलिए प्रतिभा के साथ ही अभ्यास की भी आवश्यकता है, और काव्य रचना भाषा में ही होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा है, परंतु निरंतर अध्ययन, मनन, चिंतन और अभ्यास नहीं है, तो कविता नहीं लिखी जा सकती। श्रेष्ठ कविता की रचना के लिए निरंतर अध्ययन, मनन, चिंतन और अभ्यास की आवश्यकता है। अतः लॉन्जाइन्स के अनुसार प्रतिभा और अभ्यास ही काव्य के हेतु हैं। ये जो दो मुख्य तत्व हैं, ये काव्य के कारण के रूप में अधिकतर विद्वानों ने इन्हें स्वीकार किया है।
पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक वर्ग नव्य शास्त्रीवादी विचारकों का है। ये जो नव्य शास्त्रवादी विचारक हैं, इनकी दृष्टि काव्य हेतु के संबंध में है कि कवि को शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन विचारकों का कहना है कि कवि को शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों के अध्ययन से उसकी जो सोच है वह परिष्कृत होती है, उसकी सोच विकसित होती है, उसको विषय सामग्री मिलती है और उसके आधार पर वह काव्य रचना करता है। तो अध्ययन, चिंतन, मनन, इनको अधिकतर विद्वानों ने काव्य की रचना के लिए आवश्यक माना है। और नव्य शास्त्रवादी विचारकों ने भी प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन तीनों पर बल दिया है कि जब तक मनुष्य के अंदर जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो कविता लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और जब उसके अंदर वह प्रतिभा है तो उसे अध्ययन और अभ्यास की भी आवश्यकता है कि अध्ययन से तो उसका क्षेत्र व्यापक होगा, उसमें उदात्तता आएगी, विचारों में गहनता होगी, गंभीरता होगी, विश्लेषण शक्ति बढ़ेगी और निरंतर अभ्यास करते रहने से उसमें परिपक्वता आएगी, उसका परिष्कार होगा, वह श्रेष्ठ कविता लिखेगा। इसलिए इन विचारकों ने प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन तीनों पर ही बल दिया है। डॉक्टर जॉनसन ने काव्य हेतु में शास्त्रीय नियमों के पालन को तो महत्व दिया ही, साथ ही मौलिकता, कल्पना और सद्विवेक को भी आवश्यक माना है कि जो कविता है उसमें अगर हमने खाली नियम ही पढ़ लिए, नियम ही लिख दिए तो वह वास्तव में कविता नहीं होगी, क्योंकि कविता का जो प्रयोजन है वह आनंद प्रदान करना है, और वह आनंद तभी उसमें मिलेगा जब उसमें कल्पना का पुट होगा। केवल यथार्थ वर्णन करने से भी कविता रोचक नहीं होती है। कविता तो जब तक कविता मनुष्य को प्रभावित नहीं करेगी तब तक जो कवि कहना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है कि वह पाठक को यह संदेश दे, उसका जो प्रयोजन है लोक मंगल की भावना, वह कैसे सफल होगी, क्योंकि केवल शुष्क वर्णन से कविता महत्वपूर्ण नहीं बनती है। तो इसलिए डॉक्टर जॉनसन जो काव्य हेतु मानते हैं वह शास्त्रीय नियमों के पालन के साथ ही उसमें मौलिकता भी हो, कल्पना भी हो और विवेक भी हो, सद्विवेक की आवश्यकता है कि जो भी वर्णन किया गया हो वह सोच समझकर किया जाए, जिससे उसमें उसकी रोचकता बनी रहे। आधुनिक युग के अधिकांश विचारों ने काव्य प्रेरणा पर विचार किया है। तो ड्राइडन ने तो स्पष्ट कहा है कि शक्तिशाली प्रेरणा के बिना काव्य सृजन संभव नहीं है। अब ड्राइडन यह जो बात कहते हैं कि शक्तिशाली प्रेरणा अर्थात जो प्रतिभा है उसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह जयशंकर प्रसाद की तरह कामायनी की रचना कर ले या तुलसीदास की की तरह रामचरितमानस की रचना कर ले, तो व्यक्ति के चाहने से यह रचना नहीं हो सकती, क्योंकि वह जो संवेदनशीलता है वह स्वाभाविक होती है। समाज में घटनाएं बहुत सारी घटती हैं और उसे हर व्यक्ति देखता है, लेकिन हर व्यक्ति उस पर संवेदना पूर्वक ना तो सोच पाता है और ना ही लिख पाता है। कोई एक घटना घटती है, उसे पूरा समाज देखता है और उसी घटना को कवि इतनी संवेदनशीलता से महसूस करता है कि वह उस पर बड़ी मार्मिक रचना कर देता है। तो यह कैसे संभव होता है? प्रश्न होता है कि यह कैसे संभव होता है? तो ड्राइडन जो कहते हैं काव्य हेतु के लिए कि शक्तिशाली प्रेरणा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। यह शक्तिशाली प्रेरणा से होता है, अर्थात उस प्रतिभा से होता है जो ईश्वर प्रदत्त होती है, जिसे हम अलौकिक मानते हैं, जो किसी भी मनुष्य के अंदर होती है। और जब तक मनुष्य के अंदर प्रतिभा नहीं है तब तक काव्य की रचना नहीं की जा सकती। तो ड्राइडन ने भी एक तरह से प्रतिभा को ही काव्य का
मुख्य हेतु माना है कि वही मूल कारण है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति काव्य रचना करता है। ड्राइडन के अतिरिक्त कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शैली ने भी काव्य प्रेरणा पर गंभीरता से बात की है और शैली ने तो यहाँ तक कहा है कि काव्य प्रेरणा कवि के अंतःकरण में ही जन्म लेती है। जैसे जो कवि का अंतर मन है उसमें ही काव्य प्रेरणा जन्म लेती है। शैली का कथन है कि कविता तर्क की भांति कोई शक्ति नहीं है जिसका व्यवहार इच्छा पूर्वक किया जा सके। सृजनशील मन बुझते हुए अंगारे की भांति होता है जिसे कोई अदृश्य हवा अस्थिर झोंके के समान जागृत कर क्षण भर के लिए प्रज्वलित कर देती है। यह शक्ति आंतरिक होती है जो पुष्प के उस रंग की भांति होती है जो जिस प्रकार खिलता है वैसे ही परिवर्तित होता है और मुरझा जाता है। तो काव्य रचना के संदर्भ में, काव्य प्रेरणा के संदर्भ में शैली का कहना है कि वह अंतःकरण में जन्म लेती है और उसका सबसे बड़ी बात इनकी परिभाषा में है कि वो कहते हैं कि यह शक्ति तर्क से अलग हो, तर्क के आधार पर नहीं होती और अपनी इच्छा से हम इसे नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से हम अपने अंदर यह प्रतिभा नहीं उत्पन्न कर सकते, सृजन की शक्ति नहीं उत्पन्न कर सकते। जैसे चिंगारी होती है, अगर वह घास के नीचे दबी है और उसे हवा मिली तो वह अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह मनुष्य के मन में यह प्रतिभा छिपी होती है, दबी होती है और जब उसे अवसर मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है तो वह रचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो कवि का अंतःकरण है उसमें प्रतिभा जन्मजात होती है, उसमें प्रतिभा स्वाभाविक रूप से रहती है। रोमांटिक काव्यधारा के कवि वर्ड्सवर्थ ने काव्य की उत्पत्ति के लिए भावना को आवश्यक माना है। बिना भाव के कविता नहीं लिखी जा सकती। यदि किसी के पास विचार है पर भाव नहीं है तो कविता लिखना संभव नहीं है, क्योंकि विचार शुष्क होते हैं और कविता में भाव का होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य संवेदनशील नहीं होगा तब तक वह कविता नहीं लिख सकता। तो वर्ड्सवर्थ जो मुख्य काव्य हेतु मानते हैं वे भाव और प्रतिभा को मानते हैं कि मनुष्य के अंदर भावना होनी चाहिए। यह भाव हो कि वह दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझ सके, संवेदनशील हो, उसके प्रति उसके मन में सहानुभूति का भाव हो और हर व्यक्ति के मन में यह भाव हो, यह आवश्यक नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि बिना भाव के कविता नहीं लिखी जा सकती। भले ही उसके अंदर प्रतिभा है लेकिन उस प्रतिभा में संवेदनशीलता नहीं है तो वह प्रतिभा कविता लिखने के योग्य तो कम से कम नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो काव्य हेतु हैं वह है प्रतिभा, चिंतन, मनन, अध्ययन और भावना के प्रति ईमानदारी। प्रतिभा को तो सब विचारकों और चिंतकों ने स्वीकार किया है, लेकिन उसके साथ ही हर विचारक की अपनी दृष्टि है कि अध्ययन भी चाहिए, चिंतन मनन भी चाहिए और भावना के प्रति ईमानदारी, कि उसके अंदर भावना होनी चाहिए। जब उसमें सशक्त भावना होगी, वह संवेदनशील होगा, तभी वह व्यक्ति रचना लिख सकता है। कॉलरिज की दृष्टि काव्य हेतु के संदर्भ में थोड़ी भिन्न है। कॉलरिज प्रतिभा को तो महत्व देते हैं काव्य हेतु में, लेकिन साथ ही वे सहृदयता, विवेक और अध्ययन को भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि काव्य में प्रतिभा का होना आवश्यक है। यह उचित सही है कि बिना प्रतिभा की कविता नहीं लिखी जा सकती, लेकिन उसके साथ ही सहृदयता और विवेक और अध्ययन ये भी आवश्यक हैं, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना आवश्यक है
और अच्छा लिखने के लिए विवेक भी चाहिए, उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी लिख देना कविता नहीं है। और सहृदयता अर्थात संवेदनशीलता तो आवश्यक है ही है। तो कॉलरिज ने कहा कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, सहृदयता, विवेक और अध्ययन ये भी काव्य के हेतु हैं कि इनके आधार पर ही कविता लिखी जानी चाहिए। तभी व्यक्ति लिख सकता है जब उसमें प्रतिभा भी हो, संवेदनशीलता भी हो, उचित और अनुचित निर्णय करने की शक्ति हो, विवेक हो और महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन विस्तार से हो, क्योंकि कविता केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना नहीं है, वह सामाजिक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार समाज में विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन कर कर ही कवि कविता लिखता है, तो उसके लिए उसे उन स्थितियों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। तो जब वह उसका अध्ययन करेगा तभी वह अच्छी कविता लिख सकता है। तो इसीलिए कॉलरिज काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को महत्व देते हुए सहृदयता, विवेक और अध्ययन को भी आवश्यक मानते हैं। आधुनिक युग में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी काव्य हेतु के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन मनोवैज्ञानिकों में फ्रायड, एडलर और युग का नाम महत्वपूर्ण है। फ्रायड का कहना है कि काव्य निर्माण का हेतु अभुक्त एवं अतृप्त काम वासना ही है। अब इन मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण काव्य हेतु के संदर्भ में पहले वाले विचारकों से बिल्कुल अलग है। पहले के विचारकों ने जो कहा, उन्होंने कहा, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, कॉलरिज हो या अरस्तु, प्लेटो हो, उन्होंने कहा प्रतिभा प्रमुख है जिसके लिए अभ्यास, चिंतन, मनन और अध्ययन की आवश्यकता है। परंतु फ्रायड कहते हैं कि काव्य निर्माण का हेतु अभुक्त एवं अतृप्त काम वासना है। फ्रायड का कहना था कि जब मनुष्य अपनी काम वासनाओं को तृप्त नहीं कर पाता तो वे काम वासनाएं हमारे अवचेतन मन में कहीं न कहीं छिपी रहती हैं, और जब उन्हें अवसर मिलता है तो वे काव्य सृजन के रूप में प्रकट हो जाती हैं। हमारी जो वासनाएं हैं, जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो वह किसी कोने में छिपी रहती हैं और वे कुंठा के रूप में धारण किए रहती हैं अपने आप को, और जब अवसर मिलता है तो वे प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो फ्रायड कहते हैं कि जो काव्य निर्माण की सृजन की प्रक्रिया है वह भी अतृप्त काम वासनाओं का ही परिणाम है। इसलिए उनके अनुसार काव्य हेतु काम वासनाओं को दमन करने की स्वस्थ प्रवृत्ति है। तो यह जो सृजन है वह तो एक बहुत उदात्त प्रवृत्ति है। तो इसके द्वारा, काव्य सृजन के द्वारा हमारी जो वे दमित वासनाएं हैं वे शांत हो जाती हैं। तो अभुक्त वासनाओं को दमित करने की स्वस्थ प्रवृत्ति काव्य हेतु है, ऐसा फ्रायड का कहना है। फ्रायड के बाद एडलर आए। एडलर फ्रायड के शिष्य थे और उन्होंने काव्य हेतु पर फ्रायड से अलग विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी मनुष्य अभाव में जीता है और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता तो वह कल्पना का आश्रय लेता है। तो एडलर का कहना है कि काव्य का हेतु जीवन का अभाव है, जिसे दूर करने के लिए कवि अपनी कल्पना का सहारा लेकर काव्य का निर्माण करता है। एडलर के बाद युग ने कहा कि अभिव्यक्ति की अदम कामना, जीवन इच्छा ही काव्य हेतु है। अब पाश्चात्य विचारकों के मतों के विवेचन के पश्चात कहा जा सकता है कि भारतीय विचारकों के समान ही इन विद्वानों ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। इसके साथ ही इन विचारकों ने अनुकरण, सौंदर्य प्रेम, मनोवेगों का सहज उच्छलन, अभुक्त काम की प्रेरणा और हीनता को भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। परंतु सबने प्रतिभा को तो सर्व प्रमुख माना है।
प्रतिभा ईश्वरीय शक्ति है, व्युत्पत्ति और अभ्यास से जिसे निखारा जा सकता है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों एक दूसरे के आश्रित है, तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार बर्तन को बार बार मांजने से बर्तन चमक जाता है, उसी प्रकार प्रतिभा को व्युत्पत्ति और अभ्यास से निखारा जा सकता है। तो पाश्चात्य विचारकों, संस्कृत आचार्यों और हिंदी विचारकों के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के प्रमुख हेतु हैं। धन्यवाद।